हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगी क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल पेपर का पूरा सॉल्यूशन। सो हियर इज द वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज हिट द लाइक बटन। सो लेट्स स्टार्ट। These are the exam dates which you already know। तो देख लेते हैं हम एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का जो टाइम होगा वो होगा 3 आवर्स और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। इसमें आपको दो पार्ट्स में एग्जाम का पेपर रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 2 सेक्शंस रहेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन में 1 to 16 मार्क्स जो है वो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। एंड पार्ट ए का जो सेक्शन 2 रहेगा यानी कि सेकंड सेक्शन रहेगा, उसमें केस स्टडीज रहेंगी, यानी आपको कुछ सिनेरियोज दिए होंगे, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको सॉल्व करने होंगे। सिमिलरली इसका जो पार्ट बी है उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे। ईच सेक्शन विल कवर द डिफरेंट मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए का सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, और ये सारे क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स ईच। ओके, तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन 1 को। देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो टुमारो फॉर सेक्शन 2 एंड देन नेक्स्ट वीडियो द डे आफ्टर टुमारो फॉर द पार्ट बी। तो ये 3 सेक्शंस में मेरा वीडियो है। तो चलिए आज सेक्शन 1 को हम स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। So first question is, if xy equals to 180 and HCF of xy is 3, then find the LCM। बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता है कि HCF into LCM is the product of the numbers। ओके, तो यहाँ पर हम बस वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, HCF multiplied by LCM equals to product of the numbers, right? So HCF is 3, LCM हमें फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हैज गिवन टू अस दैट इज 180। सो LCM विल बी 180 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज 60। So LCM is 60। We got the answer 60। तो जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप ये सारी स्टेप्स लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज हर एक स्टेप का मार्क्स मिलेगा आपको। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, अगर वो होता तो आप इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व करके और उस आंसर पर टिक कर सकते थे, बट वो नहीं है। तो आपको हर एक स्टेप को प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाना है टू गेट द गुड मार्क्स। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 में आप इसमें से या सेकेंड पार्ट में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 डिवाइडेड बाय 2 is to power 1 and multiplied by 5 is to power 4 will terminate after how many decimal places। अब आपको पता है कि नीचे जो हाईएस्ट पावर है, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है, उतने ही नंबर्स के बाद ये वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी, राइट? क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करके स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, सो दिस वैल्यू विल बी टर्मिनेट आफ्टर द पावर 4। तो आपको ये आंसर में लिखना है कि दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस बिकॉज पावर ऑफ द डिनोमिनेटर इज द मैक्सिमम पावर इन डिनोमिनेटर इज 4। So you have to write the statement। So ये जो आंसर है ये आपको इस तरह से पूरा स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। So इसका आंसर क्या होगा? आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the sum of zeros of a quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। We have given the quadratic equation. This is the quadratic equation and we know that alpha plus beta equals to 3. It is given in the question that the sum of zeros of the quadratic polynomial, हर quadratic polynomials की दो values होती हैं, right? तो उनके जो sum है वो आपको, उसके जो zeros के sum है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3, right? So alpha plus beta equals to 3 and we also know that
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इज इट? सो माइनस बी यहाँ पर क्या है? माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? अब ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम 3 रख सकते हैं, सो 3 इक्वल्स टू minus b upon a, or we can say 3 equals to minus b is minus k because coefficient of x is minus k and a is 3, right? Minus minus will be plus and 3 will go here, so it will be 3 into 3 is 9. तो k की वैल्यू हमें मिल गई है 9. Okay, so next question पे हमारे चलते हैं. Question number 3. For what value of k the pair of linear equation 3x plus y and 6x plus ky equals to 8 does not have a solution? हमको बताना है कि इन दोनों के इक्वेशंस के लिए क्या पेयर बनेगा जिससे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो. आपको पता है कि जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, इसका मतलब है कि वो दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं. वो जो दोनों इक्वेशंस हैं वो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है. और पैरेलल लाइन की इक्वेशन किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, राइट? सो a1 हमारे पास क्या है? सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सो दिस इज a1, दिस इज a2. सो a1 इज 3, a2 is 6 equals to b1. This is b1, the coefficient of y which is 1 and the coefficient of y in the second equation which is k, right? And is not equals to c, so we don't need to calculate this. हमको c1 c2 की जरूरत नहीं है because it is not equals to that values, तो हम उसको solve नहीं करेंगे. We will solve this only. Okay, तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे. k equals to ये ऊपर हो जाएगा 3 के and there will be 6. So k equals to 6 upon 3. So it will be 2. So k की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2. Okay, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है. आपको सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना है. सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे आपके लीनियर इक्वेशंस हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, पॉलिनोमियल्स हो या फिर आपके से डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड हो, कोई भी क्वालिटीज हैं, आपके ज्योमेट्रीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है. तो आपके लिए क्वेश्चंस जो सॉल्व करना है वो बहुत इजी हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. If 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs 1 table cost rupees 2400, form the linear equation to represent this situation. Okay, so let chairs को हम मान लेते हैं x, okay, and tables को हम मान लेते हैं y. Okay, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसके लिए हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? 1 चेयर को हमने x माना है तो 3 चेयर्स को क्या कहेंगे? 3x, राइट? एंड यानी कि प्लस, एंड 1 टेबल y इक्वल्स टू 1500. ओके, 3 चेयर्स और एक टेबल की कॉस्ट है 1500. सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं. 6 चेयर्स, 1 चेयर x तो 6 चेयर्स 6x प्लस 1 टेबल दैट इज y इक्वल्स टू 2400, राइट? सो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो चुकी हैं, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. तो ये हमारा आंसर है. ओके, देखा आपने, बहुत ही सिंपल था. इसमें हमें कुछ भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े, बहुत ही इजीली हो गया है. ओके, तो ये आपसे 101% आपको एग्जाम में बन जाएगा. वैल्यूज चेंज आएंगी बट पैटर्न सेम रहेगा. तो सैंपल पेपर देने का मतलब यही है कि आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करके देखें क्योंकि इसी पर बेस्ड आएंगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0. हमको इसका वो टर्म निकालना है जहां पर जाकर ये सीरीज 0 हो जाएगी. तो हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म है, दैट इज nth टर्म जहां पर an की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी. ओके, ये हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं. ओके, अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है निकालने के लिए. n टर्म हम कैसे निकालते हैं? a प्लस n minus 1 into d. And what is d here? d is the difference between the numbers.
सो डिफरेंस कितना है दोनों नंबर्स के बीच में, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सो इट इज -3. नाउ वी नो द ऑल द वैल्यूज. a n हमें 0 चाहिए है, a we have 27 the first term and we have to find out and d is -3. okay, 27 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं and we will solve the bracket -3n plus 1. so -3n equals to -27 minus 3 which is -30. So minus minus cancel and n equals to 30 upon 3 which is 10. So 10th term will be 0. ये सीरीज जब आगे बढ़ेगी so n 10th टर्म जो होगी n equals to 10, 10th टर्म will be 0. तो ये आपको पूरा सॉल्व करके इस तरह से दिखाना है स्टेप बाय स्टेप. ये इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है in an arithmetic progression if d equals to -4 n equals to 7 a n equals to 4 then find a. यहाँ पर हमको डायरेक्ट पूरी वैल्यूज ही दी हुई है तो हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज रख देंगे. ओके, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है. a n की वैल्यू यहाँ पर हमको दी हुई है 4, तो हम यहाँ पर रख देंगे 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें दी हुई है, a की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो a को हम एज इट इज रहने देंगे. n वी हैव 7 and d we have -4. 7 minus 1. Okay, so 4 equals to a plus 6 and 6 into 4 is 24 minus 24, right? So a equals to, ये इधर चला जाएगा, 4 plus 24 which is 28. So a is 28 and this is the answer. Question number 6. For what value of k the equation 9x square plus 6kx plus 4 equals to 0 has equal roots? Equal roots means discriminant is 0. The value of d is 0. Equal roots का मतलब होता है d की वैल्यू जो है वो 0 होगी. d की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी बिकॉज d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पर b हमारे पास क्या है, b इज 6k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 9 एंड c इज अगेन 4 equals to 0. 6k square is 36k square minus 4 into 4 16 and 6. Otherwise we can solve it as it is. We will shift this term on the other side because here is 36, so it is easy to calculate without multiplying it. So k square will be 4 into 9 into 4 divided by 36. हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये इजी रहेगा. 9 4 जा 36, 4 कट, सो k स्क्वायर इक्वल्स टू, केवल 4 बचा हमारे पास, सो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. तो k की दो वैल्यूज हमें मिल चुकी है, प्लस माइनस 2. दिस इज द आंसर. 7th क्वेश्चन. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके दो रूट्स इजीली निकाल सकते हैं. मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, हम कुछ 7x को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2x, राइट, और 10 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2. आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा बोथ वैल्यूज जो है वो दो नंबर्स की हम सेम लेते हैं. सो 5 प्लस 2x एंड दिस 10 कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू 2. सो वी विल राइट इट 10 ओनली. नाउ ओपन द ब्रैकेट, x स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज x प्लस 5. सेकेंड टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे, सो इन ब्रैकेट दिस इज x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. नाउ दोनों टर्म्स में से x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू -5 and x equals to -2. So we got the two roots of this equation, -5 and -2. This is also internal choice question. तो इसका second option है, for what value of a quadratic equation 30ax square minus 6x plus 1 equals to 0 has no real roots. No real roots का मतलब है discriminant is always less than 0. ओके, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम इसको
सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। बी स्क्वायर इज माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 30a एंड c की वैल्यू है हमारे पास 1 इज लेस देन 0। ओके, सो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, minus 4 into 30 is 120a. This is 1, so it is multiplied. 120a is less than 0. So 36 is less than, or otherwise we can say 36 divided by 120 is less than a. Or we can say a is greater than 36 upon 120. When we will solve it, we get 3 upon 10. So a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 3 upon 10, right? If PQ equals to 28 centimeter, then find the perimeter of triangle PLM. यहाँ पर आपको शायद ये नंबर्स अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे अल्फाबेट, सो ये दिस इज P L M N, this is Q and this is T. Okay, so now we have given that PQ equals to 28 centimeter, right? So PQ 28 है तो PT भी 28 होगा, PT भी 28 centimeter होगा. Why? Because we know that when we draw a tangent from the exterior point to the circle, it is always equal in length. जब भी हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो सेम होती है. तो PQ 28 है तो PT भी 28 होगा. सिमिलरली LQ एंड LN भी इक्वल होंगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो लाइक अ टेंजेंट. L is the exterior point and उससे दो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं. Similarly, MN equals to MT, right? So we write this LQ equals to LN and MN equals to MT. Okay, so now the perimeter of triangle. Perimeter of triangle क्या होता है? Perimeter of triangle होता है PL plus LN plus NM plus MP. Okay, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, then this, then this, then this. So this is the complete triangle. Now PL plus LN. LN की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? LN की जगह पर हम LQ लिख सकते हैं because LN is equals to LQ. So PL plus LQ. Similarly NM या MN की जगह पर हम MT भी लिख सकते हैं. MT plus MP. PL plus LQ is equals to PQ, right? Plus MT plus MP is equals to PT. PQ is 28 and PT is also 28. So this is 56 centimeter or meter. This is 56 centimeter, right? So ये unit हमको जरूर लिखनी है. So and this question was so simple. थोड़ा सा calculation part था वो आपको जरूर करना है. But question otherwise is very simple. So question number 9 is, if two tangents are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm, then find length of each tangent. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक circle draw कर लेते हैं. Okay, with center O. And suppose here is the exterior point P. इस point से circle पर two tangents हम draw कर लेते हैं. Okay, one is here. See, this is Q and this is R. This angle we have given 60 degree. Okay, the radius of the circle is 3 centimeter. Right, now we have to find the length of this tangent. आपको पता है कि किसी भी सर्कल में अगर एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है. तो हम या तो PQ निकाल सकते हैं या PR निकाल सकते हैं. बोथ विल बी सेम. ओके, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक फाइंड कर सकते हैं. नाउ सपोज वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर to the point P. Now can you see these two triangles? Now this become two triangles. Triangle POQ. Here are two triangles. Triangles POQ and triangle POR. POR. Okay. तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि triangle POQ is congruent to triangle POR, तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा.
इस ट्राइंगल का ये एंगल हमें पता चल जाएगा। ओके, तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा, देन वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट पी क्यू। ओके, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें साइड 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 प्रॉपर्टी लग रही है या एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देन वी हैव टू फिगर इट आउट। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों 90 डिग्री होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। ओके, सो एंगल Q is equals to angle R because both are 90 degree. Okay, and PO is PO equals to PO because ये जो है ये common side है in both the triangles. So PO equals to PO. Okay, ये हो गया हमारा एक angle. This is one side equal. Now this radius OR and OQ is also same. OR equals to OQ. Why? Because radius is 3 centimeter. In the both the triangles, this is same. Okay. Now this is again a side. So with the help of SAS property, side angle side, we can say that this triangle is congruent to this triangle. POQ is congruent to POR. Now POQ is congruent to POR, तो इसके ये angles भी बराबर होंगे ये दोनों, राइट। सो ये भी 30 होगा एंड ये भी 30 डिग्री होगा बिकॉज ये टोटल 60 डिग्री है। नाउ वी कैन पुट द फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये एंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो कि हमें पता है 3 है, और इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी यानी कि पी क्यू, वो हमें फाइंड करनी है, विच इज बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, एंड थीटा इज हियर 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री। Now tan 30 degree equals to P, यानी perpendicular is 3, which is radius. This is perpendicular. This is radius, and we have to find out PQ. This is base. PQ. Okay. tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, and this is 3/PQ. So PQ equals to 3√3 centimeter. Okay. So this is the answer. PQ 3√3 है तो PR भी 3√3 होगा. PQ equals to PR है. Okay. So this is the question of 1 marks. लेकिन ये थोड़ा सा lengthy question है, ये थोड़ा ज़्यादा marks का होना चाहिए था, but they gave it into the 1 mark, so it's okay. आपको ये पूरा solve करके वहाँ पर आपको दिखाना होगा step by step. ये क्वेश्चन के अंदर है आपको इंटरनल चॉइस, तो आप इसमें से या ये नेक्स्ट पार्ट में से कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करते हैं। PQ is a tangent to a circle with center O. एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर है O. ओके, विथ सेंटर O एट अ पॉइंट P. ओके, यहां पर कोई एक पॉइंट है Q जिससे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है सर्कल पे एट अ पॉइंट P. दिस इज पॉइंट P. ओके, इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल कैसे बनेगा, ये है इसकी रेडियस, एंड रेडियस से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे till the exterior point. So this is now a triangle. OPQ is a triangle. So we have to find the angle Q. Angle OPQ means angle Q we have to find. We have to find this angle. Now in the question they are saying that this triangle is a isosceles triangle. Isosceles triangle की property क्या होती है कि उसमें दो sides जो हैं वो equal होती हैं. ओके, तो इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि OP इक्वल्स टू OQ. OP is equals to OQ, right? PQ is a tangent, so that can't be equal. वो हमको find करना है. This is hypotenuse. So OP equals to OQ. Two sides are equal, and two sides are equal है तो उनकी जो adjacent side है, isosceles triangle की प्रॉपर्टी है कि जो sides equal होती हैं उसकी adjacent angles भी equal होते हैं. So angle Q equals to angle O. Okay. एंगल P इज द 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है. नाउ वी हैव एंगल Q इक्वल्स टू एंगल O एंड एंगल P इज 90 डिग्री. सो 3 एंगल्स अगर हमें पता हो किसी ट्राइंगल में तो तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री. ओके, वी नो दैट. सो वी हैव टू फाइंड एंगल Q. ओके, एंगल P एज इट इज रखेंगे, एंगल O की जगह पर भी हम एंगल P ही रख सकते हैं, राइट? इक्वल्स टू
180 degree. So angle Q equals plus 2 angle P equals to 180 degree. सॉरी, एंगल O की जगह पर हम एंगल Q रखेंगे. So this is 2 angle Q and angle P is 90 degree. जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया. ओके, सो 2 angle Q equals to 180 minus 90, ये इधर चला जाएगा 90, so 180 minus 90 is 90 degree. So angle Q equals to 90 upon 2, so it is 45 degree. So we have the answer that angle Q equals to 45 degree. ये एंगल हमको मिल चुका है 45 degree and this is the answer. Okay, so question was very simple but थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एज पर द स्टैंडर्ड, बोर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो आपको बस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, उसे समझना है कौन सी प्रॉपर्टीज में लगेगी, क्योंकि कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई कीवर्ड उसमें क्वेश्चन में जरूर ऐसा दिया होता है जो आपको सॉल्व करने में हेल्प करता है. जैसे यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको ध्यान रखना है, विच विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इजिली. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So in triangle ABC, so first we draw a triangle. एक triangle draw कर लेते हैं हम यहाँ पर. This is A, B and C. D and E are the points on the side AB and AC. यहाँ पर एक point है D and यहाँ पर एक point है E, such that DE is parallel to BC. DE BC के parallel है. If AE equals to 2 centimeter, this is 2 centimeter, BD is 4.5, BD is 4.5, AD is 3 centimeter, so we have to find out the EC. अब हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल्स में जब भी दो लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं, उनके पॉइंट्स अपोजिट लाइन के पॉइंट से अगर आप मिलाएं लाइन को और वो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो उनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल होते हैं. ओके, सो AD अपॉन DB is equals to AE upon EC. Is it? Now put the values. AD is 3. This is 3. And it is 4.5. AE is 2 centimeter and EC we have to find out. So solve the equation. We will get 2 into 4.5 divided by 3. Remove the decimal. So 3, this is 15, 2 5s are 10 and 5 3s are 15. So EC equals to 3 centimeter and this is the answer. Super simple. Okay, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बहुत ही आसान था, बस आपको समझना है क्वेश्चन में एक्चुअली वो क्या दिया हुआ है और आपको यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है, बस यही बात आपको समझनी है क्वेश्चन पढ़ के. Now 11th question is, in the figure if B1, B2, B3 and so on and A1, A2, A3 and so on have been marked at equal distances, in what ratio C divides AB? फिगर शायद थोड़ा क्लियर नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर B1 से B5 तक नंबर लिखे हुए हैं. This is B5, ये स्टार्टिंग है B1, this is point V, ये Y axis, this is X, this is A, ये A1 से लेकर और दिस इज A8. ओके, नाउ ये C पॉइंट है, इसको डिवाइड कर रहा है, आपको ये रेशियो को पता करना है कि ये किस उसमें रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अगर आप इस लाइन को देखें, ये जो यहाँ पर लाइन आप देख रहे हैं A8 से B5 तक, ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल हैं. व्हाई? बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल. ओके, बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल. सो इक्वल रेशियोज, इक्वल ट्राइंगल्स की रेशियोज है, जो हमारे बेसिक थ्योरम है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम है, उसके हिसाब से ये दोनों लाइंस इक्वल हैं. ओके, तो इनके रेशियोज भी इक्वल होंगे. सो दिस इज A8 यानी कि 8 एंड दिस इज ऑन B5, सो दिस इज 5. सो 8 is to 5 is the ratio of this line. This is 8 and this is 5. Okay, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज. आपके बुक में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इस पॉइंट्स को हम किस तरह से
कंसिडर करते हैं, इनके रेशियोज किस तरह से कंसिडर करते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी 5:8. आप 5:8 भी लिख सकते हैं. आई डोंट थिंक उससे मार्क्स कट होते हैं, बट शायद जो हमारा बिग रेशियो होता है उसे हम पहले लिखते हैं. सो दिस यू कैन कंफर्म इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Sin A plus cos B equals to 1, A equals to 30 degree and B is an acute angle. Then find the value of B. Sin A plus cos B equals to 1 हमको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है sin A plus cos B equals to 1 में A की वैल्यू पुट कर देते हैं. A की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री. So we get sin 30 degree plus cos B as it is equals to 1. Sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. Okay, cos B as it is and it is 1. So it will go this side. Cos B equals to 1 minus 1/2. 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आएगा. Okay, so cos B equals to 1/2. अब cos में कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? हमको यहाँ पर वो B की वैल्यू निकालनी है, तो हमको इसको भी cos के फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे. सो दिस इज cos 60. cos 60 में 1/2 होता है. cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 आती है, तो 1/2 की जगह पर हम cos 60 रख सकते हैं. सो B इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो दिस इज द आंसर. ओके, 13th question is, if x equals to 2 sin square theta plus y equals to 2 cos square theta plus 1, then find x plus y. very simple question. x की जगह पर हम रख देंगे 2 sin square theta, y की जगह पर हम रख देंगे 2 cos square theta plus 1. इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे. सो अंदर हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट में sin square theta plus cos square theta plus 1. sin square theta plus cos square theta is 1. This is plus 1. So 2 plus 1 is 3. So x plus y का आंसर हमको मिल गया है 3. 14th question. In a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtends the an angle of 60 degree at the center where pi equals to 22/7, then what will be the length of that arc? तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सर्कल का जो सेंटर है, समझ लीजिए ये O है, तो इसका जो डायमीटर है हमको दिया हुआ है वो है 42 सेंटीमीटर. ओके, डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो रेडियस है वो कितनी होगी? जो रेडियस है वो होगी 21 सेंटीमीटर. इजंट इट? ओके, अब यहाँ पर हमको बोला गया है कि एक जो आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द सर्कल. ओके, तो यहाँ पर एक आर्क समझ लीजिए ड्रॉ कर लेते हैं. साइड, दिस इज द आर्क, और ये एंगल बना रहा है, दिस इज एंगल इज 60 डिग्री. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क. आर्क की लेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है. आर्क की लेंथ के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, आपको सिलेबस में है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ओके, 360. वाई 360? बिकॉज सर्कल की जो टोटल एंगल्स का सम होता है वो होता है 360 डिग्री एंड 2 पाई आर द पेरीमीटर. ओके, सो वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क. तो थीटा हमारे पास है 60, दिस इज 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, रेडियस वी नो 21. सो नाउ वी विल सॉल्व इट. ओके, so let's solve it. 7 3s are 21. Okay, 0 cut, 6 6 are 36, 3 2s are 6, 2 cut, so this is 22 centimeter and this is the answer. Okay, 15th question. 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर. एक कोई सिलेंडर है जिसको मेल्ट करके, सिलेंडर का जो नीचे जो बेस होता है, सर्कल होता है, इसका जो डायमीटर हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का, और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर. ओके, इस पूरे को मेल्ट करके स्फीयर्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे स्फीयर बनाए गए हैं 12.
Okay, right. So I think one more is there. Okay, so 12 स्फीयर यहाँ पर हमने बनाए हैं. तो ये जो 12 स्फीयर्स के टोटल वॉल्यूम है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि ये इसी सिलेंडर को मेल्ट करके बनाए गए हैं. ओके, तो इसका जो वॉल्यूम है स्फीयर्स का वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to volume of 12 spheres, right? So volume of cylinder हमको पता है क्या होता है. Volume of cylinder is pi r square h and volume of 12 sphere 12 रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर 12 स्फीयर्स का वॉल्यूम निकाल रहे हैं. तो वन स्फीयर के वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब. हम यहाँ पर r दूसरी तरह से लिखते हैं बिकॉज दिस r एंड दिस r इज डिफरेंट. इसकी रेडियस अलग है एंड दिस रेडियस इज डिफरेंट एंड वी हैव टू फाइंड द डायमीटर. तो पहले हम रेडियस निकालेंगे, इसकी स्फीयर के रेडियस निकालेंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा. ओके, सो नाउ पुट द वैल्यूज. पाई इज 22/7. r स्क्वायर मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर है डायमीटर तो इसका रेडियस 1 होगा. ओके, 1 का स्क्वायर into h. What is h? Is 16. 12 into 4/3 into pi is 22/7 and this r cube we have to find out. This can be cancelled. pi की वैल्यू दोनों तरफ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी. This is 16. So हम r cube equals to we can write 16 into 3 divided by 12 into 4. Right? 16 into 3 is divided by 12 into 4. So now we solve it. 4 4s are 16, 4 3s are 12, 3 1s are 3. So r cube equals to 1. So r equals to 1. क्योंकि 1 को हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं. So क्यूब से क्यूब कैंसिल. So r equals to 1. Right? रेडियस 1 होगी तो डायमीटर कितना होगा? 1 into 2 यानी कि 2 centimeter. So our answer is the diameter of each sphere is 2 centimeter. Okay, move on to the next question. Find the probability of getting a doublet in a throw of a pair of dice. Doublet means जब आप डाइस को थ्रो करें तो दोनों डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए. अगर एक डाइस पर 2 है तो दूसरे डाइस पर भी 2 आना चाहिए. दिस इज द डबलेट. ओके, अब दो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसको थ्रो करने किस तरह से हम उसके कंडीशंस, कितनी फेवरेबल कंडीशंस उससे होती हैं ये आपको सबको पता है कि फेवरेबल कंडीशंस ऑफ थ्रोइंग द टू डाइस throwing 2 dice is 36, right? क्योंकि एक डाइस पर होते हैं 6 नंबर्स एंड अदर डाइस आल्सो हैव द 6 नंबर्स. दोनों की जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, इस तरह की कितनी कंडीशंस हम बना सकते हैं. तो हम 36 कंडीशंस उस तरह से बना सकते हैं, राइट? अब हमको बोला गया है कि हर थ्रो में डबलेट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है. तो डबलेट आने का यानी कि सेम नंबर आने का, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी उसकी? फेवरेबल कंडीशंस ऑफ डबलेट विल बी 6, राइट? क्योंकि एक डाइस पर 1 आएगा, दूसरे डाइस पर 1 आएगा, तो इस तरह से कितने 6 नंबर्स हमारे पास टोटल होते हैं. तो इस सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6. ओके, सो नाउ probability of throwing the dice so that the doublet come. This is 6/36. So it is 1/6. So probability of getting a doublet in a throw of pair of dice is 1/6 and this is the answer. Okay,
सेम इसमें इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, तो इसमें एक और ऑप्शन है हमारे पास, हम दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स वी हैव? वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। ओके, एंड 52 कार्ड्स में से आप जानते हैं कि रेड होते हैं एंड ब्लैक होते हैं। ओके, 26 कार्ड्स रेड होते हैं एंड 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं। अब हमें चाहिए ब्लैक कार्ड्स में से क्वींस। अब ब्लैक कार्ड्स में से 13 कार्ड्स डिफरेंट उसके होते हैं एंड 13 कार्ड्स डिफरेंट होते हैं। सो हर 13 कार्ड में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, राइट? एक ही क्वीन होती है। तो ब्लैक के 26 कार्ड्स में से कितनी क्वींस होंगी? सिर्फ 2 ही क्वींस होंगी। ओके, क्योंकि 1 से लेके 10 तक तो नंबर्स होते हैं, देन किंग एंड जैक एंड देन क्वीन। ओके, तो क्वीन कितनी होंगी ब्लैक कार्ड्स में? 2 क्वीन होंगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस बात की कि क्वीन आए, जितनी बार भी हम कार्ड को एक कार्ड ड्रॉ करें 52 कार्ड्स में से, तो क्वीन आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक क्वीन आने की? 2/52। 2/52 is 1, 2 2s are 4 and 2 6 are 1/26. 1/26, and this is the answer. So this was the section A, section 1 of part A, and section 2 of part A we will see in the tomorrow's video. I will upload the another video tomorrow जिसमें हम पढ़ेंगे केस स्टडीज। इसी सेक्शन के 4 क्वेश्चंस हैं जो केस स्टडी पर डेवलप है, केस स्टडी पर बने हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे विच इज कमिंग टुमारो। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज हिट द लाइक बटन if you like the video. Please press the bell icon so that whenever I will upload the next video, when tomorrow I will upload the next video, you will get the notification first, and subscribe my channel. So till then, take care, bye bye, and keep practicing.